Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psyches. Myself Atia Ayub and today we are going to discussing the first lecture of chapter 4th, that is about infancy. And today's topic is physical development in infancy. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीक न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें. लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक. स्टूडेंट्स, अंदाजे बयां रंग बदल देता है वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं है. आज का लेक्चर हमारा प्रीवियस लेक्चर से हटकर और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इसमें हम आफ्टर बर्थ एक नौज़ायदा बच्चे की विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस्मानी नशोनुमा किस तरह होती है उसको डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमने एक आउटलाइन रेडी की है जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी वो मेन हेडिंग्स हैं जिन्हें फर्दर डिटेल्स में डिस्कस किया जाएगा. तो फर्स्ट हेडिंग इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेंसी. The second heading is about signs of healthy infant. The third one is about physical development. Physical development के अंदर कुछ सब headings हैं जिनको हम discuss करेंगे. The first one is about reflexes. The second one is about gross motor development. The third one is about fine motor development and the last is about sensory and perceptual development. आइए इन headings को आप one by one discuss करते हैं. Let's discuss the first heading of our outline, that is about introduction of infancy. Infancy के introduction में हम सबसे पहले न्यूनेट को डिस्कस करेंगे जिसका मायना होता है नौज़ायदा, यानी वो बच्चा जो अभी पैदा हुआ है और 28 डेज तक का जब तक नहीं होता उसके लिए हम न्यूनेट का टर्म यूज़ करते हैं. ये 28 डेज का टाइम पीरियड इसलिए इसके लिए रखा गया है क्योंकि इसमें बच्चे की लाइफ को हाई रिस्क का सामना करना पड़ता है. बच्चा जो होता है वो बेरोनी एनवायरनमेंट जो होता है उसमें कोप करता है, वो उसके अंदर पावर इतनी होती है, स्ट्रेंथ इतनी होती है कि वो बेरोनी एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट कर पाए. तो कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत फिजिकली वीक होते हैं, उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो इस एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट कर पाएँ, तो इसलिए वो फिर इस दुनिया से चले जाते हैं. तो इस पीरियड के में बच्चे को अपनी लाइफ के अंदर हाई रिस्क का सामना करना पड़ता है. उसके बाद आता है इन्फेंट जिसका मतलब होता है शेरख्वार. इन्फेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इन्फेंस. ये इन्फेंस से निकला है, लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है ये, और इसका मतलब होता है अनएबल टू स्पीक या फिर स्पीचलेस, यानी वो बेबी जो बोल नहीं सकता, नीदर वॉक नॉर टॉक, ना ही वो चल सकता है और ना ही बोल सकता है, उसे हम इन्फेंट कहते हैं. उसे शेरख्वार बच्चा भी कहा जाता है. इसकी आप डेफिनेशन हम देखते हैं. इट इज़ द पीरियड विच स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ, यानी ये जो इन्फेंट का पीरियड है वो पहले माह के एंड से शुरू होता है एंड एट द फर्स्ट ईयर ऑफ एज, और एज का जब तक 1 साल मुकम्मल नहीं होता तब तक ये पीरियड रहता है. इन्फेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज रैपिड, यानी इस पीरियड के अंदर बच्चे की जो जिस्मानी नशोनुमा है वो बहुत तेज़ी से होती है. नाउ वी डिस्कस द सेकेंड हेडिंग ऑफ आवर आउटलाइन, दैट इज अबाउट साइंस ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न. यानी इसमें हम उन अलामात को डिस्कस करेंगे जिनको देखकर हमें पता चलता है कि दुनिया में आने वाला न्यूनेट जो है वो एक हेल्दी बेबी बॉय है या फिर हेल्दी बेबी गर्ल है. अब हम उन साइंस को डिस्कस करते हैं जिनको देखकर पता चलता है कि दुनिया में आने वाला बेबी जो है वो हेल्दी है. फर्स्ट है हमारे पास क्राइंग, यानी बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है, जो इससे बात का साइन होता है कि ये एक हेल्दी बेबी है. अगर बच्चा ना रोए तो उसे फिर ज़बरदस्ती चुटकी काट कर या फिर हिलाकर खुद रुलाया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये एक हेल्दी बेबी दुनिया में आया है या फिर अनहेल्दी. नंबर 2 पर देखा जाता है वेट, यानी जो मोस्ट बेबीज़ बॉर्न विद 5 और 8 पाउंड्स, बहुत सारे बेबीज़ होते हैं जो कि वीक होते हैं, उनका इससे कम भी वेट हो सकता है, और बहुत सारे बेबीज़ होते हैं जो बहुत हेल्दी होते हैं, इनका वेट इससे ज़्यादा भी हो सकता है. लेकिन मोस्टली जो ऑब्ज़र्व किया गया है वो ये है कि लड़कों का वेट लड़कियों की निस्बत ज़्यादा होता है. इनमें कुछ ऑन्सेस का फ़र्क होता है. मिसाल के तौर पर अगर जो बेबी बॉय है वो पैदा हुआ है तो उसका वेट 5 पाउंड और 8 ऑन्सेस है, तो जो लड़की पैदा होगी उसका वेट वो 5 पाउंड होगा या फिर 5 पाउंड 2 ऑन्सेस होगा. कुछ ऑन्सेस का फ़र्क रह जाता है उनमें. उसके बाद है हार्ट बीट को चेक किया जाता है.
नॉर्मल जो बच्चे पैदा होते हैं उनका हार्ट बीट 120 से 160 टाइम बीट करता है 1 मिनट के अंदर। तो आफ्टर द बर्थ देखा जाता है कि बच्चे का हार्ट बीट जो है वो किस तरह का है, क्योंकि बर्थ के फ़ौरन बाद तो हार्ट बीट बहुत तेज़ होती है, लेकिन 1 या 2 मिनट के बाद जो है वो 120 से 140 पे आ जाती है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, कुछ दिन का होता है, कुछ वीक का होता है या फिर कुछ महीनों का होता है, तो उसका जो हार्ट है वो 40 से 60 टाइम 1 मिनट के अंदर बीट करता है। ये एक हेल्दी इन्फेंट का साइन है। उसके बाद हम देखते हैं स्लीपिंग, यानी अगर बच्चा 2 से 3 घंटे सोता है हर 3 घंटे के बाद, तो ये एक हेल्दी बेबी का साइन है। या फिर रात को अगर बेबी 8 से 10 घंटे सो रहा है, तो वो फिर एक हेल्दी बेबी का साइन है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एपिटाइट, यानी बच्चे को अगर बार बार भूख लग रही है, वो रोता है कुछ घंटे के बाद, यानी 1 घंटे के बाद या फिर 2 घंटे के बाद बार बार चीखता है, कुछ मांगता है खाने के लिए, तो वो फिर एक हेल्दी बेबी का साइन है कि उसे बार बार भूख लग रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूरिनेशन। यूरिनेशन में देखा जाता है कि आफ्टर बर्थ अगर बेबी ने पींग किया है या फिर अपने जिस्म से फाजिल मादों का इखराज किया है, तो ये एक हेल्दी बेबी का साइन है। तो उसके बाद कुछ दिनों तक देखा जाता है, जैसे कि इन न्यू नेट का बताया था कि 28 डेज तक बच्चा जो होता है वो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, तो उसको देखा जाता है कि वो किन किन हालात से गुजर रहा है। तो वो फिर अगर बेबी का 28 डेज तक ऑब्जर्विंग में देखा जाए कि उसने 8 से 10 टाइम बेबी का एक दिन के अंदर डायपर चेंज करना पड़ता है, तो वो फिर एक हेल्दी बेबी का साइन है। फिजिकल हेल्थ को देखा जाता है उसकी कि वो गुड है या फिर उसे कोई इशू आ रहा है किसी में चीज़ में फेस करते हुए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद स्किन कलरिंग देखी जाती है। पीडियाट्रिशियन जो होते हैं वो आफ्टर बर्थ बच्चे की पाँव की हथेली पर या फिर हाथ की हथेली पर अपना थंब रख के पुश करते हैं उसको 2 या 3 सेकंड के लिए, और जब वो उसको उठाते हैं तो बच्चे की फिर बाद में स्किन को चेक किया जाता है कि पुश करके उठाने के बाद बच्चे की जो स्किन है वो रेड है अगर, तो ये एक हेल्दी बेबी का साइन है। लेकिन अगर वो येलो हो गई है तो ये साइन जो है वो एक अनहेल्दी बेबी का है, क्योंकि येलो स्किन का मतलब ये होता है कि बेबी में खून की बहुत ज़्यादा कमी है। उसके बाद स्वेलिंग को देखा जाता है कि बर्थ के बाद बेबी के फेस पर या फिर उसकी पूरी बॉडी पर स्वेलिंग है, स्पेशली आई लिड पर चेक किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है तो वो एक हेल्दी बेबी का साइन है। ये स्वेलिंग कुछ दिन तक रहती है या फिर 1 वीक तक रहती है, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ साइंस थे जिनको देखकर हमें पता चलता है कि एक न्यू नेट्स जो दुनिया में आया है वो एक हेल्दी बेबी है या फिर अनहेल्दी बेबी है। Now we discuss the third heading of our outline, that is about physical development. इसमें हम देखेंगे कि 1 साल के अंदर बच्चे की जो जिस्मानी नशोनुमा है वो किस तरह होती है। इन्फेंट इनवॉलेंट्री एक्शंस किस तरह करता है, या फिर उसकी ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर डेवलपमेंट के अलावा 5 सेंसेस की डेवलपमेंट है, सेंसरी परसेप्शन जो है वो किस तरह होती है। फिजिकल डेवलपमेंट में सबसे पहले हमारे पास आते हैं रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस का मतलब होता है इनवॉलेंट्री एक्शंस या फिर अनलर्नड एक्शंस, यानी कि वो हरकत जो बच्चे से खुद ब खुद सरजद हो जाती हैं, उनको करने के लिए बच्चे को बाकायदा ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ती या कुछ सिखाना नहीं पड़ता, वो हरकत जो होती हैं रिफ्लेक्सेस होती हैं। इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। मैनी ऑफ योर बेबीज मूवमेंट्स इन देयर फर्स्ट वीक आर डन बाय रिफ्लेक्सेस, यानी जो पहला हफ्ता होता है बर्थ का बेबी का, उसके अंदर जो बच्चे से हरकत सरजद होती हैं उन्हें रिफ्लेक्सेस कहा जाता है। इट मीन्स इनवॉलेंट्री एक्शंस, यानी ये गैर साख्ता होते हैं, इनको सीखना नहीं पड़ता। हैपन्स विदाउट योर बेबीज ट्राइंग, यानी कि बच्चा इनको करने के लिए कोशिश नहीं करता बल्कि ये खुद ब खुद हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू पुट योर फिंगर इन देयर माउथ, अगर आप अपनी उंगली बच्चे के मुंह में डालते हैं, दे सक रिफ्लेक्सिवली, तो वो अनलर्न तरीके से उसको सक करना यानी कि चूसना शुरू कर देते हैं। ये आप उसको सिखाते नहीं हैं बल्कि बाय बर्थ उसके अंदर ये खूबी होती है कि वो उसको पता होता है कि मेरे मुंह के अंदर जो भी चीज़ गई है मैंने उसको सक करना है। और दे शट देयर आइज टाइटली टू ब्राइट लाइट, यानी बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा रोशनी में लेकर जाया जाए, एक नौज़ायदा बच्चे को बहुत रोशनी में लेकर जाया जाए
तो वो फिर अपनी आंखें जल्दी से बंद कर देता है। तो उसको अंधेरे में ज़्यादा अच्छा नज़र आता है, अंधेरे में वो अपनी आंखें खोलता है, जबकि रोशनी में वो बंद कर देता है, क्योंकि उसकी आंखों की इतनी इंटेंसिटी नहीं होती कि वो ज़्यादा रोशनी में खोल कर चीज़ों को देख सके। Sucking, rooting, gripping, moro, gland एंड टॉनिक नेक रिफ्लेक्सेस हैं, जो कि रिफ्लेक्सेस की टाइप्स हैं। इनको हम वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज सकिंग रिफ्लेक्स। व्हेन समथिंग टच द बेबीज पैलेट, यानी जब भी कोई चीज़ बच्चे के तालू के साथ चिपकती है या फिर मुंह में डाली जाती है, ही और शी स्टार्ट्स टू सक इट, तो वो बेबी जो है उसको सक करना यानी कि चूसना शुरू कर देता है। ये बेबी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये बाय बर्थ बेबी में होती है, यानी कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान बेबी के जब बॉडी ऑर्गन्स बन जाते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं, तो देखा जाता है कि अक्सर बेबीज जो होते हैं उन्होंने अपने अंगूठे को मुंह में डाला होता है और वो उसको सक कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है ये बाय बर्थ बच्चे में होती है, आफ्टर बर्थ ये डेवलप रिफ्लेक्स नहीं होता। ये एक गैर इज़्तिरारी अमल है जो कि खुद ब खुद बच्चे से हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल हम ये लेंगे कि मिल्क बॉटल की जो निप्पल है, जैसे ही बच्चे के मुंह में डाली जाती है वो उसको फ़ौरन सक करना शुरू कर देता है। सेकेंड रिफ्लेक्स इज अबाउट रूटिंग रिफ्लेक्स। ये 4 माह के बेबी के अंदर डेवलप होता है। इसमें बेबी के अगर राइट साइड पे चीक को टच किया जाए तो वो अपने सर को उसी तरफ मूव करता है, अगर लेफ्ट साइड पे टच किया जाए तो वो उसी तरफ अपने नेक को मूव कर लेता है। यानी बच्चे को ऐसे लगता है चीक पर टच करने से कि मेरी मदर मुझे फीड करवाने लगी हैं, तो वो फिर अपने मुंह को खोलता है और इस तलाश में होता है कि मेरे मुंह में अब निप्पल डाला जाए फीड करवाने के लिए। द थर्ड वन इज अबाउट ग्रिपिंग रिफ्लेक्स। ये 5 से 6 माह के इन्फेंट के अंदर डेवलप होता है। पाल्मर ग्रास्प से मुतल्लिक है, यानी हथेली पकड़ने से मुतल्लिक है ये रिफ्लेक्स। बच्चे के हाथ में जब भी कोई ऑब्जेक्ट दिया जाता है, मिसाल के तौर पर अगर फिंगर उसके हथेली के ऊपर रख दी जाती है तो वो उसे फ़ौरन कैच कर लेता है या अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है उसको। तो ये बच्चे को सिखाया नहीं जाता, बल्कि एक इनवॉलंटरी एक्शन है जो खुद ब खुद बच्चे से हो जाता है। फोर्थ वन इज अबाउट मोरो रिफ्लेक्स। ये चौंका देने वाला एक इज़्तिरारी अमल होता है। ये 2 माह के इन्फेंट में डेवलप होता है। अचानक बेबी ऊंची आवाज़ सुनकर डर जाते हैं, या फिर तेज़ रोशनी की वजह से आंखें बंद कर लेते हैं, या फिर अगर उनको हाथ की हथेली पर या फिर पाँव की हथेली पर उन्हें टिटिलेशन यानी गुदगुदी की जाए अगर, तो वो फ़ौरन अपनी टांगें जो हैं वो पीछे कर लेते हैं। तो ये जो अमल है उसे हम मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं। फिफ्थ वन इज अबाउट ग्लांट रिफ्लेक्स। ग्लांट रिफ्लेक्स का मतलब होता है बच्चा जब मुंह के बल उल्टा लेटता है तो वो एक गैर इज़्तिरारी अमल होता है जो बच्चे से खुद ब खुद सरजद हो जाता है। यानी इसकी मिसाल हम ये लेंगे, चाइल्ड इज़ इन क्वाड्रप्ड ऑन ऑल फोर्स, यानी उसी के दोनों हाथ और दोनों टांगें जो होती हैं वो उल्टी हो जाती हैं और बच्चा उल्टा होकर लेटता है। ये एक गैर इज़्तिरारी अमल होता है, ये बच्चे को सिखाया नहीं जाता बल्कि वो खुद ब खुद ऐसा करता है। द लास्ट रिफ्लेक्स इज अबाउट टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। ये 5 से 7 माह के इन्फेंट के अंदर डेवलप होता है। जब बच्चा सीधा लेटा हो लेकिन उसकी गर्दन राइट या फिर लेफ्ट साइड को मुड़ जाए तो उसे टॉनिक नेक रिफ्लेक्स कहते हैं। इसमें बेबी की अगर राइट साइड पे गर्दन मुड़ गई है तो उसके जो आर्म हैं और लेग हैं वो भी राइट साइड को होगा, और जो लेफ्ट साइड वाला आर्म और लेग होगा वो लेफ्ट साइड को होगा। यानी उसका आधा जिस्म जो होता है वो एक तरफ होता है और आधा जिस्म जो होता है वो दूसरी साइड की तरफ मूव हो चुका होता है। इसे टॉनिक नेक रिफ्लेक्स कहते हैं। सेकेंड हेडिंग है हमारे पास ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ये बच्चे की हरकत व सकनात से मुतल्लिक होती है, यानी इसमें बर्थ के वक्त बच्चे का अपने मसल्स पर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उन्हें कंट्रोल करना सीख जाता है, जिसे हम ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। एबिलिटीज अबाउट यूज एंड कंट्रोल ऑफ मसल्स इज कॉल्ड ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। इसमें बच्चे के मसल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, जैसे कि लेग्स उसकी बड़ी होती हैं, शोल्डर्स उसके आर्म्स बड़े होते हैं, लार्ज मूवमेंट्स उसकी मूवमेंट्स बड़ी होती हैं, जैसे कि वो जंपिंग करना, रनिंग करना, वॉकिंग या क्रॉलिंग करना सीखता है। मसल्स उसके जो होते हैं वो 23% ऑफ वेट फ्रॉम मसल्स, यानी जब बेबी का बर्थ होता है तो उसका जितना भी टोटल वेट होगा
उसमें से 23% मसल्स का वेट होता है। उसके बाद है आर्म्स ग्रोज फास्टर देन द लेग्स, यानी कि बाजुओं की नशोनुमा टांगों की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से हो रही होती है इस पीरियड में। एंड आर्म्स आर लेंथी देन लेग्स, यानी कि टांगों की निस्बत बाजुओं का जो साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है। टीथ की अगर बात की जाए तो 2 से 4 माह का जब इन्फेंट होता है तो उसके मिल्क टीथ निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। 2 से 3 मंथ का जब इन्फेंट होता है लिफ्ट हिज हेड अप, तो वो अपने सर को ऊपर उठाना सीख जाता है। जब 6 से 8 मंथ का होता है तो होल्ड हिज हेड अप विदाउट एनी स्पोर्ट, यानी कि वो किसी स्पोर्ट के बगैर अपने सर को कंट्रोल करना सीख जाता है। इसके बरक्स जब देखा जाए कि बेबी पैदा होता है तो उसका हेड जो होता है उसमें लचक सी होती है, उसका कंट्रोल नहीं होता अपने हेड के ऊपर, उसको बाकायदा पकड़ के कंट्रोल किया जाता है। तो जब बच्चा 6 माह का या फिर 8 माह का हो जाता है तो उसका बाकायदा अपने हेड पे कंट्रोल हो जाता है, वो खुद ब खुद उठना शुरू करता है। तो जब 4 से 6 माह का इन्फेंट होता है तो सिट विद सम सपोर्ट, किसी सपोर्ट के साथ वो बैठना शुरू कर देता है। जब 8 से 10 मंथ का होता है तो वो क्राउलिंग यानी कि रेंगना स्टार्ट कर देता है। 10 से 12 मंथ का जब होता है तो वॉक अलोन, यानी कि वो अकेला चलता है, बट मे नॉट हैव वेरी गुड बैलेंस, उसका कंट्रोल नहीं होता टांगों के ऊपर, वो कभी गिरता है, कभी चलना शुरू कर देता है, फिर गिरता है, फिर चलना शुरू करता है। तो वो इस तरह बाकायदा उसे वॉकिंग नहीं आती, लेकिन वो कोशिश करता है चलने की। Now we discuss the third heading, that is about fine motor development. ये हैंड फिंगर एंड थंब स्किल्स से मुतल्लिक होती है। व्हेन योर बेबी कैन कंट्रोल हिज फिंगर विद पर्पस, यानी जब बेबी अपने फिंगर्स पर कंट्रोल करना सीख जाता है किसी मकसद के तहत, तो उसे फिर फाइन मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है। 1 मंथ का बेबी जो होता है वो ग्रॉस पर रिफ्लेक्स को डिसअपियर कर देता है एंड इन्फेंट स्टार्ट्स टू ओपन हिज हैंड, तो वो अपने हाथों को खोलना शुरू कर देता है। पहले तो ये होता था ना, जो भी उसकी हथेली को चीज़ टच करती थी उसको वो मुट्ठी में बेंच लेता था, लेकिन इस 1 मंथ के बाद बेबी जो है वो अपनी मुट्ठी को खोलना शुरू कर देता है। 3 मंथ होल्ड आ रैटल बट नॉट रीच फॉर इट, वो एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता है लेकिन उस तक पहुंच नहीं सकता, उसके अगर नज़दीक लाया जाए तो फिर उसे वो पकड़ लेता है। 4 से 6 मंथ का जो इन्फेंट है डेवलप हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, यानी कि बेबी जो है वो सीख जाता है कि आंखों से चीज़ों को देखता है और हाथ से उसको पकड़ता है, ग्रैब एट ऑब्जेक्ट्स, और दूसरों से चीज़ों को छीनने की कोशिश करता है, एंड ब्रिंग्स हिज हैंड क्लोज टू हिज माउथ, और फिर उस ऑब्जेक्ट को जिसको छीनने की कोशिश करता है उसे छीन कर मुंह में डालता है। 7 मंथ कैन मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू द अदर हैंड, यानी कि जब 7 मंथ का बेबी होता है तो वो फिर चीज़ों को एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र करना सीख जाता है। 9 मंथ का जब होता है टेल इफ़ योर बेबी इज़ राइट और लेफ्ट हैंडेड, तो वो फिर बता देता है कि मैं राइट हैंडेड हूँ या फिर लेफ्ट हैंडेड हूँ। मिसाल के तौर पर जब वो खाना खाएगा तो वो राइट हैंड से खाएगा या फिर लेफ्ट हैंड से खाएगा। जब वो लिखना स्टार्ट करेगा चीज़ों से, पेंसिल को पकड़ेगा तो उसकी ग्रिप देखेंगे कि वो राइट हैंड पर होती है या फिर लेफ्ट हैंड पर होती है, तो इससे आइडिया हो जाता है कि आपका बेबी राइट हैंडेड है या फिर लेफ्ट हैंडेड है। 12 मंथ का जब होता है पुट एन ऑब्जेक्ट इनटू अ कंटेनर, यानी बच्चा अपने खिलौने जो हैं वो एक डिब्बे में रखना सीख जाता है। उस महसूस होता है कि मैंने अपने खिलौने बिखेरने नहीं है बल्कि इनको समेट कर रखना है और ज़रूरत पड़ने पर दोबारा इनसे खेलना भी है। कैन टर्न पेजेस इन अ बुक, तो वो अपनी जो बुक होती है, जो इब्तदाई कायदा बच्चे को दिया जाता है सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, तो वो उसके पेजेस को टर्न करना भी सीख चुका होता है। Now we discuss the last heading, that is about sensory and perceptual development. ये सेंसरी जो डेवलपमेंट है बच्चे की हवासी खमसा से मुतल्लिक है, यानी ये विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच से मुतल्लिक हैं, जबकि परसेप्शन का मतलब होता है अदराक करना, गौर व फिक्र करना या फिर किसी चीज़ की समझ बूझ रखना। तो ये बच्चे जो हैं अपने सेंसेस का इस्तेमाल या फिर परसेप्शन का इस्तेमाल किस तरह करते हैं हम नेक्स्ट समझते हैं। The first one is sense of vision. Newborns' distance vision ranges between 20/200 to
20 और 400 यानी कि 20 से 200 और 20 से 400 तक के फासले तक चीज़ें जो हैं वो बच्चे को नज़र आती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक बच्चे को 12 से 14 इंचेस के फासले पर जो चीज़ होंगी वो नज़र आती हैं उसे। लेकिन पैदाइश के बाद बच्चे को 3 माह तक ब्लैक एंड वाइट चीज़ें नज़र आती हैं, उसके बाद उसकी कलर विजन डिवेल्प होती है। बच्चा पैदाइश के बाद अंधेरे में आंखें खोलता है क्योंकि रोशनी या तेज़ लाइट की वजह से आंखें उसकी खुलने को तैयार नहीं होती, वो चुंधिया जाती हैं। तो 6 मंथ का जब इन्फेंट होता है, एवरेज इन्फेंट्स विजन इज़ 20/20 यानी कि फिर उसे 20/20 पर चीज़ें जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। 1 मंथ का जब इन्फेंट होता है, फोकस ऑन शेप्स दैट आर क्लोज्ड बाय, जो चीज़ें उसके नज़दीक होती हैं उन पर वो फोकस करता है। सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एज ब्लर, तो जो दूर होती हैं चीज़ें वो उसे ब्लर नज़र आती हैं। 3 मंथ का जब इन्फेंट होता है, बेबी स्टार्ट्स टू रिकॉग्नाइज फेसेस, तो वो जो फेसेस होते हैं उनकी पहचान शुरू कर देता है, जैसे मदर फादर या फिर अदर जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके फेसेस को पहचानना शुरू कर देता है। 9 मंथ का इन्फेंट जब होता है, कैन सी थिंग्स एट द डिस्टेंस ऑफ 8 to 12 इंचज़, यानी कि 8 से 12 इंचज़ के फासले पर उसे फिर चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। 12 मंथ का जब इन्फेंट होता है, ही इज़ एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स, तो उसे मुख्तलिफ तरह के जो कलर होते हैं उनके शेड्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, वो उनकी पहचान शुरू कर देता है। मुख्तलिफ कलर्स जो होते हैं उनमें फ़र्क करना सीख जाता है 12 मंथ पर। तो 4 माह का जब बेबी होता है तो वो सुर्ख रंग को सबसे पहले देखता है। सेकेंड इज अबाउट सेंस ऑफ हेयरिंग। द सेंस ऑफ हेयरिंग इज एन इन्फेंट्स डेवलप इन द मदर्स वॉम्ब, यानी बच्चा जब माँ के पेट में होता है तभी से उसकी हेयरिंग जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। द बेबी हेयर हिज हर मदर्स हार्ट बीट, बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब उसे अपनी मदर की हार्ट बीट सुनाई देती है। द मदर्स वॉइस, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। एंड म्यूज़िक, और या फिर लाउड वॉइस में अगर कोई म्यूज़िक चल रहा है तो उसे उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है। आफ्टर बर्थ कैन रिकॉग्नाइज द डायरेक्शन साउंड्स कम फ्रॉम, तो बर्थ के बाद बच्चा जो है उसे अगर बुलाया जाए तो वो फिर कोशिश करता है समझने की कि किस समत से मुझे आवाज़ आ रही है, वो डायरेक्शन को समझने की, उसे पहचानने की कोशिश करता है। 3 मंथ का जब इन्फेंट होता है, स्टार्टल्ड बाय लाउड और एंग्री वॉइसेस, तो उससे फिर पहचान हो चुकी होती है गुस्से वाली, नरमी की या फिर ऊंची आवाज़ की। तो अगर ऊंची आवाज़ में या फिर गुस्से से उसे बुलाया जाए तो वो फिर डर जाता है। 7 मंथ का जब होता है तो आइडेंटिफाई वॉइसेस, यानी उसे फिर पहचान हो चुकी होती है आवाज़ों की, जैसे कि मदर की, फादर की या फिर अदर फैमिली मेम्बर की, जो उसके ज़्यादा क्लोज होता है, जो उससे ज़्यादा बातें करता है, उसकी उसे शिनाख्त हो जाती है वॉइस की। लैंग्वेज डेवलपमेंट रिलाइज ऑन हेयरिंग, यानी बच्चे की ज़ुबान की नशोनुमा जो है वो हेयरिंग पर मुनहसर होती है। तो इसीलिए बच्चा जब पैदा होता है तो पीडियाट्रिशियन जो है वो बच्चे का एक हेयरिंग टेस्ट लेते हैं, जिससे पता चलता है कि बच्चा फ्यूचर में सुन सकता है या फिर नहीं सुन सकता। 6 मंथ का जब इन्फेंट होता है, दे कैन हेयर एंड अंडरस्टैंड फुल रेंज ऑफ साउंड, यानी उसे फिर आवाज़ें जो हैं वो क्लियर सुनाई देती हैं, वो अल्फाज को समझ सकता है जिस तरह बोला जाता है उससे। द थर्ड एंड फोर्थ सेंस इज अबाउट स्मेल एंड टेस्ट, यानी बच्चा इसमें देखा जाता है कि स्मेल पहले करता है चीज़ों को, फिर उसे टेस्ट करता है। अगर किसी चीज़ की महक उसे अच्छी लगती है तो वो फिर उसे खाएगा, और अगर अच्छी नहीं लगती, कोई कड़वी चीज़ उसके मुंह में चली गई है तो वो फिर उसे बाहर फेंक देगा, मुंह से निकाल देगा। तो ये इकट्ठी डेवलप होती हैं, सेंसेस हैं तो ये सेपरेट, लेकिन ये इकट्ठी डेवलप इसलिए होती हैं क्योंकि खुशबू बच्चे को जो है वो अट्रैक्ट करती है और फिर उसका टेस्ट जो है वो बाद में डेवलप होता है। न्यू बॉर्न्स रिस्पॉन्ड टू ऑर्डर्स, यानी कि ऑर्डर कहते हैं महक को या फिर खुशबू को, तो जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो खुशबू का रद्द अमल देते हैं। और 10 डेज बेबी कैन नोटिस स्मेल ऑफ मॉम, यानी कि 10 दिन का जब इन्फेंट होता है तो वो अपनी मदर की खुशबू को नोटिस करना शुरू कर देता है। सेकेंड वीक का जब इन्फेंट होता है तो वो टेस्ट डिफरेंसेस, यानी कि उसके अंदर टेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, मीठी चीज़ का या फिर कड़वी चीज़ का। एट अर्ली एज बेबीज शोज अ प्रेफरेंस फॉर स्वीट, यानी कि जब शुरू में इब्तदा में बच्चे जो होते हैं उनको मीठा ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए वो मीठी चीज़ें ज़्यादा शौक से खाते हैं। बेबीज स्टार्ट देयर सेंस ऑफ स्मेल वाइल स्टिल इन द वॉम्ब, यानी कि बच्चे जब मदर्स वॉम्ब में होते हैं तभी से वो सेंस ऑफ स्मेल जो है उनकी
डेवलप होना शुरू हो जाती है। एज दे ब्रीथ एंड स्वालो एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि बच्चे जब ग़िलाफ़े जनीन में होते हैं तो उसका जो फ्लूइड होता है उसके अंदर जिसमें बच्चे रह रहे होते हैं तो उस फ्लूइड को वो स्मेल करते हैं और उसे निगलते हैं। दे बिकम फेमिलियर विद इट्स सेंट, तो वो उसकी खुशबू से मानूस हो चुके होते हैं, उनकी अटैचमेंट बन चुकी होती है उस ग़िलाफ़े जनीन के साथ यानी एमनियोटिक फ्लूइड के साथ। Now we discuss the last sense, that is about sense of touch. टच प्ले a key role in their bonding process with you, यानी बच्चे का आपके साथ पर्सनल अटैचमेंट के लिए या फिर पर्सनल रिलेशनशिप के लिए टच का होना ज़रूरी है। एज यू फीड कुडल और बाथ देम, जब आप बच्चे को फीड करवा रहे हो, उन्हें सीने से चिमटाया हो या फिर सीने से लगाया हो या फिर उन्हें आप अगर बाथ दे रहे हैं या शावर दे रहे हैं तो उसके लिए सेंस ऑफ टच का होना ज़रूरी है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सेंसरी परसेप्शन, ये अदराक के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि अगर बच्चे चीज़ों को सुनेंगे या फिर चीज़ों को देखेंगे तो उन्हें इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी उन चीज़ों के बारे में जब तक वो उन्हें पकड़ कर उनका बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं करेंगे। तो पकड़ने के लिए सेंस ऑफ टच का होना ज़रूरी होता है। द सेंस ऑफ टच एक्चुअली हैड मैनी सेंसेस, इसके अंदर बहुत सारी सेंसेस आती हैं। इट इंक्लूड्स प्रेशर, हीट, कोल्ड, टिकल एंड पेन, यानी कि चीज़ों को दबाव महसूस करने के लिए या फिर गर्म और ठंडी चीज़ों में फ़र्क जानने के लिए। टिकल यानी कि खेलते हुए उन्हें जब आप गुदगुदाते हैं तो उसके लिए टच का होना ज़रूरी है। फीलिंग ऑफ पेन यानी कि दर्द को महसूस करने के लिए टच का होना ज़रूरी है कि कहाँ पर दर्द हो रहा है ये महसूस करें। इसके अलावा इन्फेंट जो होते हैं वो सॉफ्ट, स्मूथ, रफ, हार्ड या फिर बम्पी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको फील करते हैं। तो ये किस तरह फील करते हैं? सेंस ऑफ टच की वजह से। ये एक अहम किरदार अदा करती है सेंसेस में और परसेप्शन में। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, but if you face any type of difficulty then ask me in comment section. I will try my best to guide you. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.